नमस्कार, स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में। वो खबरें जो देश की राजनीति, समाज और लोकतंत्र की धड़कन से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप सच्ची खबरों को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देश भर में मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग एसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया, प्रयोग के बाद अब यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में लागू होगी ताकि मतदाता सूची से फर्जी नामों को हटाया जा सके और नए योग्य मतदाताओं को शामिल किया जा सके। सर के तहत घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा, पुराने और मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे और पात्र नागरिकों के दस्तावेज जांचकर उन्हें सूची में जोड़ा जाएगा। बिहार में हुई सर प्रक्रिया के दौरान लगभग 21.5 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 3.6 लाख नाम हटाए गए, जिससे अंतिम सूची में करीब 7.4 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हुए। आयोग का कहना है कि यह कदम चुनावी पारदर्शिता की दिशा में बड़ा सुधार है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं कि कहीं यह प्रक्रिया योग्य मतदाताओं को बाहर करने का बहाना न बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में निर्देश दिया कि आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए ताकि कोई वैध नागरिक सूची से बाहर न रहे। हालांकि पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों ने इसे छिपे हुए एनआरसी की कोशिश करार दिया है और विरोध दर्ज कराया है। चुनाव आयोग का कहना है कि सर केवल चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, न कि किसी नागरिकता निर्धारण के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से की जाए तो यह भारत के लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत बना सकती है, क्योंकि साफ मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की असली नींव है। बिहार की राजनीति 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले एक नए त्रिकोण में बदलती दिख रही है, जहां मैदान में अब पारंपरिक एनडीए और महागठबंधन के साथ एक तीसरा मोर्चा उभर रहा है। अरविंद केजरीवाल एक, प्रशांत किशोर पेख और अन्य क्षेत्रीय दलों का गठजोड़। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और विकास बनाम जाति राजनीति का एजेंडा लेकर मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा अब बड़े जनाधार में बदलती दिख रही है, जिसमें युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को केंद्र में रखा गया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि वे किसी भी दल के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने के मिशन पर हैं। इस बीच एनडीए में भी सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। इन सबके बीच बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों से हटकर मुद्दा आधारित मोड़ लेने की कोशिश में है, जहां शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्थानीय विकास जैसे विषय प्रमुख हो गए हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या केजरीवाल और प्रशांत किशोर जैसी नई राजनीतिक ताकतें बिहार की पारंपरिक राजनीति की जड़ों को हिला पाएंगी, या फिर यह त्रिकोणीय मुकाबला अंततः पुराने दो ध्रुवों में ही सिमट जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और पटना जिला प्रशासन ने मतदाता प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों मद, कंट्रोल यूनिट क्यू और वीवीपीएटी की रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिले के 5,677 मतदान केंद्रों के लिए यह रैंडमाइजेशन चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत किया गया, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचन अधिकारी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को यह न पता हो कि किस बूथ पर कौन सी मशीन उपयोग में लाई जाएगी, ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों की सुरक्षा, बिजली व्यवस्था,
दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा और संचार नेटवर्क की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, माइक्रो ऑब्जर्वरों की तैनाती और मतदान सामग्री के परिवहन की योजना भी तय कर दी गई है। प्रत्येक ईवीएम की तकनीकी जांच और मॉक पोल भी कराया गया ताकि किसी मशीन में खराबी न रहे। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सीसीटीवी निगरानी, महिला सुरक्षा बलों की मौजूदगी और कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम हों। पूरे पटना जिले में अब माहौल चुनावी रंग में ढलता दिख रहा है, जहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान आपका अधिकार है अभियान भी तेज कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि इस बार का मतदान न केवल तकनीकी रूप से अधिक सशक्त होगा, बल्कि पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद भी साबित होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सत्ता के गलियारों में जुबानी जंग अपने चरम पर है, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बीच प्रशासनिक फैसलों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। हाल ही में एक देवड़ा के बीच जगदीश देवड़ा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बड़े संबंध हो गया है। सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के बयान का प्रत्यक्ष जवाब देते हुए राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। मोहन यादव ने कहा कि सरकार को स्थिरता और अनुशासन चाहिए, न कि व्यक्तिगत एजेंडा, तो देवड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि टीम वर्क में सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए, केवल आदेश नहीं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सत्ता संतुलन को लेकर ठन गई है। मराठा आरक्षण से लेकर विकास परियोजनाओं के क्रेडिट तक दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फडणवीस ने हाल ही में कहा कि कुछ फैसले बिना परामर्श के लिए जा रहे हैं, जिस पर शिंदे ने तंज कसते हुए कहा कि हम किसी के रिमोट से नहीं चल रहे। राजनीति की कसी तलाकर भी डीसी ने लोक भारत के बीच के बारी से विश्लेषकों का मानना है कि दोनों राज्यों में यह आंतरिक टकराव चुनावी रणनीति और नेतृत्व की स्थिति पर असर डाल सकता है। भाजपा नेतृत्व दोनों राज्यों में माहौल शांत करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन अंदरूनी मतभेदों का यह शोर अब जनता के बीच भी सुनाई देने लगा है, जिससे साफ है कि सत्ता की लड़ाई सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की जंग में बदल चुकी है। तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है, जहां राज्य के उप मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम.के स्टालिन ने बीजेपी और राज्यपाल RN रवि पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें फांसीवाद का प्रतीक करार दिया है। यह विवाद तब भड़का जब राज्यपाल ने हाल ही में एक बयान में कहा कि राज्य सरकार संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर शासन कर रही है और राज्य में प्रशासनिक पतन हो रहा है। इसके बाद वादा को बनाया है। जवाब में स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल और बीजेपी दोनों मिलकर केंद्र से तमिलनाडु की स्वायत्तता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। यह फांसीवादी सोच का हिस्सा है जो देश के संघीय ढांचे को खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल का कार्यालय अब बीजेपी की शाखा की तरह काम कर रहा है और राज्य सरकार के हर निर्णय को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। डीएमके के नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि यह केंद्र की ओर से राज्य की आवाज दबाने की साजिश है। वहीं बीजेपी नेताओं ने स्टालिन के बयान को राजनीतिक नाटक बताते हुए कहा कि डीएमके भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके और बीजेपी के बीच बढ़ती टकराहट की झलक है। तमिलनाडु की सड़कों पर भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां डीएमके कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि राज्यपाल के सुरक्षा घेरों को भी बढ़ा दिया गया है, जिससे तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर दिल्ली बनाम चेन्नई के टकराव में फंस गई है। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहें सच की खबरों के साथ।